हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आज आपको सीआरपीसी का एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। चार्ज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि चार्ज को कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2B में। और मैंने जब आपको सेक्शन 2B की डेफिनेशन में इसको पूरी डेफिनेशन दे दी थी। अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बना हुआ है कि चार्ज को डिफाइन किस तरीके से मैंने वहाँ पर किया था, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब चार्जेस क्या हैं, चार्जेस को कौन से चैप्टर में लिया गया है? चैप्टर 17 में लिया गया है। तो चार्जेस को दो पार्ट्स में बांटा गया, फॉर्म ऑफ चार्जेस, ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस। तो फॉर्म ऑफ चार्जेस कहाँ है? 211 से लेके 217 तक है। और ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस कहाँ है? 218 से लेके 224 तक है। तो पहले एक बात करते हैं फॉर्म ऑफ चार्जेस की। उससे पहले मैं आपको कुछ स्टेजेस बताना चाहती हूँ कि चार्जेस की प्रोसीडिंग कैसे स्टार्ट होती होगी। तो सबसे पहले FIR होती है, पुलिस रिपोर्ट, कॉग्निजेंस लिया जाता है, इश्यूज ऑफ प्रोसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट टू एक्यूज्ड, चार्ज, ट्रायल। ये स्टेजेस होती हैं कि इन स्टेजों से पार करके ही चार्जेस आता है। अब प्रोसेस क्या है इसका? तो मैंने आपको एक लाइन में लिखा, ऑन द पॉइंट ऑफ चार्ज देयर इज ए लर्निंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंडेंट। यहाँ पर क्या करते हैं? दो पार्टी होती है, दोनों पक्षकार, एक अभियोजन और एक डिफेंस ले रहा है। दोनों लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, किसके सामने? कोर्ट के सामने। इसका मतलब चार्जेस कौन तय करता है? आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए कि चार्जेस कोर्ट तय करता है। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि जब तक चार्ज फ्रेम नहीं हो जाते तब तक एडवोकेट की भूमिका शुरू नहीं होती। इसका मतलब एडवोकेट का काम तब शुरू होगा जब कोर्ट चार्ज फ्रेम कर देगी। उससे पहले एडवोकेट का कोई भी काम नहीं होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोर्ट क्या करेगी। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बात बताई कि कोर्ट की भूमिका कब शुरू होती है, एडवोकेट की भूमिका कब शुरू होती है, जब कोर्ट चार्ज डिसाइड कर लेती है। तो अब कोर्ट कैसे करेगी ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। हेयरिंग कोर्ट में अब कोर्ट सुनने के बाद क्या करेगी? चार्ज लगाएगी, फिर ट्रायल होगा, प्ली ऑफ गिल्ट टेकन, एक्विटल या कन्विक्शन। क्या करेगी? या तो छोड़ेगी या फिर दोष सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करती है वो? चार्ज, फिर ट्रायल, फिर प्ली ऑफ गिल्ट टेकन, फिर एक्विटल और कन्विक्शन। तो आप ये याद रखें कि मैंने दो पार्ट से बांटा। पहला पार्ट चार्ज की तरफ आ गया, दूसरा पार्ट डिस्चार्ज। आरोप ही नहीं तय कर पा रहे हैं। कोर्ट के पास लग रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं अभियुक्त पर वो ऐसे आरोप हैं कि वो आरोप बन ही नहीं पा रहे हैं। तो जब कोर्ट को लगता है कि कोई आरोप नहीं बन पा रहे हैं तो वो क्या कर देती? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है उन्मुक्ति दे देती है, छोड़ देती है। नो ट्रायल, यहाँ पर कोई भी ट्रायल स्टार्ट नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा कि कोर्ट ने दो स्टेजेस अपनाए, एक जब चार्ज होगा तब और एक जब चार्जेस नहीं बन पाएंगे तब। तो अब आपको मैं बताऊंगी कि चार्जेस क्या हैं। अभी मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा, स्टेजेस बताई। अब मैं आगे आपको डिस्कस करने जा रही हूँ सेक्शन 211 कि आरोप की अंतर्वस्तु क्या होगी। उससे पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या चीज़? कि आरोप को कौन तय करेगा? कोर्ट। बहुत बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, हम एक ही शब्दों में बोलेंगे आरोप का कौन तय करता है? न्यायालय या कोर्ट। सबसे लीडिंग केस जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, रिले वर्सेस द किंग ऑफ एम्परर, 1901 का केस। सबसे लीडिंग, सबसे पुराना केस जहां पे आरोप को डिफाइन किया गया है कि आरोप के बारे में क्या बोला गया है? ए चार्ज इज ए प्रीसियस फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्विजिशन मेड अगेंस्ट ए पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू नो इट्स नेचर एट द अर्लीस्ट स्टेज। इसका मतलब क्या है? देखिए, आरोप एक विशेष प्रकृति के कथन हैं। हम बताएं अपराध करने वाले को कि अभियुक्त को कि उसके ऊपर कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं। तो अगर मुझे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना होता कि लोग सेक्शन 2B को कहते हैं कि हेड का मतलब क्या है? कितने आरोप लगे हैं? तो मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति कौन है? ए। और ए ने सबसे पहले बी के घर में घुसा। तो जब वो ए बी के घर में घुसा तो सबसे पहला अपराध उसने क्या किया था? हाउस ट्रेसपास। उसके बाद उसने क्या किया? घर को तोड़ा, नुकसान पहुंचाया, दूसरा अपराध, दूसरा आरोप। तीसरा, उसने वहां से चोरी की। तो यहाँ पर ये 3 आरोप आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब IPC बताएगा कि उसने कौन कौन से अपराध किए हैं। और CRPC में हम उसका प्रोसीजर तय करते हैं कि उसके ऊपर किस तरीके से प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएगी। अब आपको मैं सेक्शन 211 में बताऊंगी कि चार्ज को कैसे बनाया जाता है। उसकी एक एक स्टेप को आप बताएंगे। फॉर्म ऑफ चार्जेस, इसका मतलब बोल सकते हैं कि
प्रिंसिपल ऑफ चार्ज फ्रेमिंग, कैसे चार्ज को फ्रेम किया जाएगा, किन बातों का ध्यान रखा जाएगा आरोप को तय करते समय। तो सबसे पहले स्टेट द ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज। तो आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। कि किस भी पर चोरी का मान लीजिए आरोप है तो वो स्टेटमेंट बताया जाएगा जिससे ये पता चलता हो कि अभियुक्त पर ये चोरी का आरोप लगाया गया है। दूसरी चीज स्पेसिफिक नेम, अगर किसी अपराध का स्पेसिफिक नेम है, अगर आईपीसी में उसको परिभाषित किया गया है, मान लीजिए कोई ऐसा अपराध हो गया है जो अभी परिभाषित नहीं किया गया है, तो अगर परिभाषित है तो उसका नाम बताना जरूरी है कि विनिर्दिष्ट नाम हो। जैसे अगर किसी ने बताया कि चोरी, तो चोरी बता रहे हैं कि चोरी नाम है। आईपीसी में क्या बताया गया, आपको बताया मैंने कि अपराध क्या होगा, और सीआरपीसी में प्रोसीजर अपना रहे हैं। तो स्पेसिफिक नेम क्या है वो बताएंगे। स्पेसिफिक नेम अब आपको क्या बता रहा है कि क्या हो रहा है कि विनिर्दिष्ट नाम, आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। हम आरोप में उस क्या करेंगे, उसी नाम को लेंगे कि ये अपराध उसने किया है। नॉट स्पेसिफिक नेम, अगर कोई नाम ही नहीं दिया गया, जैसे मैं बता रही हूँ कि उस मान लीजिए कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसकी परिभाषा नहीं दी गई है, तो अगर नाम नहीं दिया गया है तो अपराध की परिभाषा दें, अभियुक्त को सूचना दें कि जिसका उस पर आरोप लय है। हम अभियुक्त को इन्फॉर्मेशन दें कि आप पर क्या आरोप लगाया गया है। अगर हम परिभाषा नहीं दे, नाम नहीं बता पा रहे हैं तो कुछ डिफाइन दे, डिफिनेशन दे, परिभाषा दें, जिससे ये क्लियर हो जाए अभियुक्त को कि हम पर ये आरोप लगाया गया है। लॉ एंड सेक्शन, कौन सी विधि है, कौन सी धाराएं लगाई गई उस पर हमें ये भी उसको जानकारी देना जरूरी है। एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज विद फुलफिल्ड इन द पर्टिकुलर केस। इसका मतलब विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त, इसका मतलब लॉ जैसे जैसे कहता है वो सारी कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है कि आरोपित अपराध बनता है। हमने बताया कि आरोप उस पर बन रहा है पर्टिकुलर, और विशिष्ट मामले में ये पूरा हो गया है। हमने बताया कि अपराध इस मामले में बना और इस मामले में ये पूरा हो गया है। अब आपको बताएं कि लैंग्वेज, आरोप कैसे होगा, न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। मतलब न्यायालय में जो भाषा प्रयोग की जा रही है उसी भाषा में आरोप लिखा जाएगा। द फैक्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको बोला। पूर्व दोष, अगर कोई पूर्व दोष का कोई तत्व, तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे। अगर कोई मान लीजिए पहले वो दोषी ठहराया जा चुका है किसी मामले में, तो तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे। और अगर कोई ऐसा कथन रह गया है तो न्यायालय दंडादेश देने के पूर्व किसी भी समय जोड़ सकती है। इसका मतलब कोर्ट अगर कोई स्टेटमेंट रह जाएगा तो बाद में दंड देने से पहले भी इस स्टेटमेंट को किसी भी समय जोड़ सकती है। अब आपको मैं केस लॉ, आप देख रहे होंगे कि पहले मैं एक वर्ड मैंने लिखा है क्लियर इन स्पेसिफिक। हमेशा ध्यान रखिए आरोप कैसा होना चाहिए, स्पष्ट और विनिर्दिष्ट। जितना क्लियर और विनिर्दिष्ट होगा उतना ही अच्छा रहेगा अभियुक्त के लिए भी, क्योंकि वो अपना डिफेंस ले सकता है और न्यायालय उसको बताता है कि बिल्कुल क्लियर कि आपके ऊपर ये आरोप लगा है और ये आरोप, ये विनिर्दिष्ट आरोप है, ये क्लियर है और स्पेसिफिक होना चाहिए, पहली चीज़। उसके बाद अब आपको केस लॉ बताने जा रहे हैं। लीडिंग विजयन वर्सेस केरल राज्य 2010 में केस आया है। चित्रेश कुमार बनाम राज्य, दोनों ही केसेस 2010 के केसेस हैं। और आप देखेंगे कि मैंने एक लाइन लिखी हुई है, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विचित करते समय मजिस्ट्रेट सुनिश्चित कर ले। इसका मतलब अब अगर किसी अभियुक्त के ऊपर आरोप को तय किया गया है, विचरण कर लिया गया, फ्रेम कर लिया गया है, तो मजिस्ट्रेट क्या तय करे कि जितने भी साक्ष्य हैं, जितने साक्ष्य मिल रहे हैं, जो उपलब्ध साक्ष्य हैं, उनके आधार पे अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता है। इसका मतलब मजिस्ट्रेट तय कर ले कि जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर अभियुक्त के ऊपर कोई अपराध बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो बिल्कुल उस आरोप को तय कर दिया जाएगा। अब आपको मैं 211 पढ़ाने के बाद 212 पढ़ा रही हूँ। 212 में क्या है, पर्टिकुलर एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। इसका मतलब समय क्या है, स्थान कौन सा है और उस व्यक्ति के बारे में पूरी विशिष्टताएं। अभियुक्त व्यक्ति को जानने का पूरा हक है कि उस पर आरोपित अपराध का निश्चित तथा सही स्वरूप क्या है। भाई हम आरोपी को बताएं
कि उस पर यह अपराध का आरोप लगाया गया है, और हमें बताना इसलिए भी जरूरी ताकि वो अपने बचाव की समुचित व्यवस्था कर सके। ये केस में भी बताया गया है चितरंजन दास बनाम राज्य, AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब समय क्या था, स्थान क्या था, उस व्यक्ति के बारे में पूरी विशिष्टियां जिस पर आरोप लगाया गया है उसको पूरी जानकारी देना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपराधिक न्यासभंग, आपराधिक दुर्व्यवहार या फिर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कोई इस तरह का अपराध किया है जो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रॉस सम मतलब एक सकल कह सकते हैं, राशि भी बता सकते हैं कि उस पर इतनी राशि का आरोप लगाया गया है कि उसने आपराधिक न्यासभंग किया, आपराधिक दुरुपयोग किया है या इस तरीके से काम किया है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट भी एक बता सकते हैं। जितने भी आरोप विचरित किए जाएंगे, जितने भी आरोप होंगे, सब वो एक ही अपराध के आरोप होंगे कि ये आरोप उस पर लगाए गए हैं। अगर कोई आरोप लगाया गया है, पहला आरोप और लास्ट जो डेट होगी, फर्स्ट और लास्ट डेट, वो 1 साल के अंदर होनी चाहिए। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 1 साल बीत गया है बाद में कोई और आरोप जोड़े। तो जो आरोप लगाए जाएंगे उस साल में फर्स्ट एंड लास्ट डेट, इसका मतलब 1 साल के अंदर सारे आरोप लगा दिए जाएंगे। आरोप इसके बाद नहीं लगाए जाएंगे क्योंकि उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो अपने बचाव की व्यवस्था कैसे करेगा, इसीलिए समय का वर्णन दे दिया गया है कि पहली और आखिरी तारीख 1 वर्ष के अंदर। अब आपको 211, 212 और 213 बता रहे हैं। तो 213 में क्या लिखा है, व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। इसका मतलब रीति भी बतानी होगी, मोड बताना होगा, किस तरीके से अपराध किया गया था। तो धारा 211 और 212 में जितनी भी वर्णित स्पेसिफिक चीज़ें हैं, अभियुक्त को उस पर लगाए गए आरोप के बारे में हमें सुसंगत जानकारी दे देनी चाहिए, समुचित जानकारी दे देनी चाहिए। अगर वो जानकारी देने के लिए अपर्याप्त हो, अगर कोई ऐसी जानकारी मिल ही नहीं पा रही कि कौन कौन सी चीज़ें उस पर आरोप लगाए गए हैं, अपर्याप्त हो, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आरोप में रीति का उल्लेख करे, बताए कि किस रीति के द्वारा उस पर आरोप लगाया गया। आप बहुत स्पेशली बिल्कुल समझिए कि अगर 211, 212 में वर्णित विशिष्टियाँ अभियुक्त को उस पर लगाए गए आरोपों के बारे में समुचित जानकारी देने के लिए अपर्याप्त हैं, इसका मतलब 211, 212 में बिल्कुल सफिशिएंट अभी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि किस तरीके का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करे, उस मोड का वर्णन करे, उस तरीके का वर्णन करे जिस रीति से उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, ताकि अभियुक्त व्यक्ति क्या कर सके, अपना बचाव कर सके। क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमारे पर कौन सा आरोप लगाया गया है, कौन सी रीति अपनाई गई, तभी तो हम डिफेंस लेंगे। तो अभियुक्त अपना डिफेंस तभी ले पाएगा जब उसे पता हो कि उसके ऊपर कौन से आरोप लगाए गए हैं, कौन सी रीतियां हैं जो आरोप के द्वारा हम पर इम्पोज की गई हैं। अब इस केस भी याद रखेंगे, हसन अली बनाम मध्य प्रदेश राज्य, स्टेट ऑफ MP है, 1983 का केस है, सुप्रीम कोर्ट केसेस है। आपको क्या बता रहे हैं, यदि आरोप में उन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं है जिनमें अपराध किया गया था, सिचुएशन ही नहीं बताई, सर्कमस्टांसेस ही नहीं बताई कि किन परिस्थितियों में अपराध किया गया था, और ऐसा आरोप क्या था, अनक्लियर, अस्पष्ट था, तो अभियुक्त को दोष मुक्ति दे दी जाएगी, उसको नहीं माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आरोप कैसा होना चाहिए, निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए। अभी आपको मैंने 211, 12, 13 डिस्कस किया, अब 214 की बताने जा रही हूँ कि क्या चीज़ है। 214 में क्या बताया गया, वर्ड्स इन चेंज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। 214 में बता रही हूँ कि आरोप में प्रयुक्त शब्दों का वही अर्थ लिया जाएगा जो विधि के अंतर्गत लगाया गया है, जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। मतलब किन शब्दों के ऊपर हमने लिए, जैसे मान लीजिए किन शब्दों पर हमारे पर आरोप लगाया गया, उनका हम उसी मीनिंग में लगाएंगे जो उससे लॉ रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल हमले का वही अर्थ लगाया जाएगा जो IPC की धारा 351 में बताया गया। इसका मतलब हम पे कोई हमला कर रहा है तो हम हमले का मीनिंग वही बताएंगे जो IPC में सेक्शन 351 में हमले का मतलब बताया गया होगा। तो आप 214 समझ गए होंगे। 214 क्या है। अब 215 गलतियों का प्रभाव। गलतियाँ, अगर कोई मिस्टेक रह जाती है, देखिए अगर कोई ऐसी गलती रह गई है जिससे प्रभाव पड़ सकता है, अन्याय हो सकती है, तो वहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब और क्या है, गलतियों क्या प्रभाव पड़ेगा, आरोप में गलत तिथि अंकित कर दी
तो अगर किसी आरोप में हम गलत तिथि को अंकित कर देते हैं, ये गंभीर त्रुटि मानी जाती है। ये केस में भी बताया गया था, राज बनाम शंभूनाथ के केस में बताया गया था, 1962 क्रिमिनल लॉ जर्नल था, उसमें बताया गया कि अगर हम गलत डेट बता देते हैं तो गंभीर त्रुटि मानी जाएगी। मान लीजिए कुछ ऐसे गलतियां रह गई जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। गलती ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई प्रभाव पड़ता हो। अगर वो प्रभाव पड़ रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, आगे फर्दर हम उसको क्या करेंगे, गलतियों को सुधारने की कोशिश क्या हो रही है कि अब ये बताएंगे कि आपको अलग अलग केसेस लॉ से कि किस तरह से उसको हम ठीक कर सकते हैं। आपने 211 देखा, 12, 13, 14, 15 और इसी क्रम में 216। तो न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है कोर्ट में अल्टर चार्ज। इसका मतलब न्यायालय चाहे तो क्या कर सकता है, निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय आरोप में चेंज कर सकता है, उसमें कुछ ऐड भी कर सकता है। इसका मतलब चाहे चेंज भी कर ले और ऐड भी कर ले। जो भी आरोप परिवर्तित या क्या होगा, ऐड किया जाएगा, चाहे वो चेंज किया जाए चाहे उसमें कुछ जोड़ा जाए, तो अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा, उसे पूरा समझाया जाएगा कि ये चीज़ें बदली गई हैं या ये चीज़ें जोड़ी गई हैं। स्वविवेकानुसार विचारण को आगे चला सकता है। न्यायालय क्या कर सकता है, अपने विवेकानुसार भी ट्रायल को आगे बढ़ा सकता है। अगर लगता है कि जब जो आरोप लगाए गए हैं, वो जो परिवर्तित किए गए हैं या फिर उसमें जोड़े गए हैं, वो बिल्कुल क्या है, कुछ ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा है, वो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आरोप क्या है, मूल आरोप है। मतलब जो चेंजेस किए गए हैं या जोड़ी गई चीज़ें, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई भी प्रतिकूल प्रभाव अभियुक्त पर नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे ओरिजिनल चार्ज मानकर ही आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर लगता है कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, न्यायालय को लगता है कि कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, तो न्यायालय क्या कर सकती है, नए ट्रायल का डायरेक्शन दे सकती है। अब जब तक नया ट्रायल पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक मामले को पूरी तरीके से क्या किया जा सकता है, इंटरिम टाइम के लिए स्टे कर सकते हैं। इसी तरीके का एक केस आया था, कांतिलाल बनाम राज्य, AIR 1970, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, न्यायालय चाहे तो क्या कर सकती है, आरोप में परिवर्तन कर सकती है, आल्टर कर सकती है, कुछ ऐड भी कर सकती है, लेकिन अपराध का मूल स्वरूप नहीं बदला जाना चाहिए। ऑफेंस का जो ओरिजिनल नेचर है वो हम नहीं बदल सकते, आरोप में हम चेंजेस कर सकते हैं और उसमें नई चीज़ें जोड़ भी सकते हैं। अब आपको 216 के बाद सेक्शन 217 बता रहे हैं, जब आरोप परिवर्तित किए जाते हैं तब साक्षियों को पुनः बुलाए जाना। रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्जेस अल्टर्ड। देखिए, आरोप को बदल दिया गया है और ये जो सेक्शन आप 217 है वो मैंडेटरी है, आप मैंडेटरी है, तो इसका मतलब जब क्या है, आरोप चेंज कर दिए गए हों तब हम साक्षियों को दोबारा बुला रहे हैं, पुनर्बुला रहे हैं। तो यहाँ पर अभियुक्त को अधिकार होगा कि जब आरोप में परिवर्तन हो गया है तो वो क्या करे कि उसी प्रक्रम में अभियोजन पक्ष के साक्षियों को पुनः परीक्षण के लिए बुला सकता है। अब अभियुक्त को क्या एक राइट दे दिया गया है कि वो क्या करे कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों को दोबारा बुलवाए, उन्हें दोबारा री एग्जामिनेशन करवा सकता है। उसी तरीके से अभियोजन पक्ष को भी राइट है कि अगर आरोप बदल चुके हैं तो वो क्या कर सकता है, पुनः साक्षियों को बुला सकता है। तो न्यायालय यहाँ परमिशन देगा कि दोबारा साक्षियों को बुलाया जाए। परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय क्या करता है कि वो क्या करता है, ये आरोप चेंज होने के बाद साक्षियों को दोबारा बुलवाता है। तो मैंने आपको आज चार्ज की परिभाषा बताई सेक्शन 2B में, और मैंने बताया कि चार्ज को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। आपने देखा कि पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको मैंने बताया कि आप 211 से लेके 217 तक पढ़ेंगे और पार्ट बी में ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस में 218 से लेके 224 तक। तो आपको 211 से लेके 217 तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आपको उम्मीद है। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि आरोप क्या है। तो 211 में बिल्कुल स्पष्ट बता दिया जाता है कि जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसको हम सारी चीज़ें बता देंगे, उस पर कौन सा आरोप लगाया गया है ताकि वो अपना बचाव प्रस्तुत कर सके। तो 211 से लेकर 217 तक पूरा आपको फॉर्म ऑफ चार्जेस बताया गया। चार्जेस की भाषा कैसी होगी, न्यायालय की भाषा होगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको 211 से लेकर 217 तक एक एक स्टेप बताया। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों, मेरी बातें समझ में आती हों, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फिर मैं कहूँगी कि जो मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट लाइनें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश में लिखी रहती है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।